पाताल लोग है सर। इतना मत घुसिए कि मेरी तरह निकलना मुश्किल हो जाए। टेंशन मत ले, मैं पाताल लोक का ना परमानेंट निवासी। दोस्तों, पाताल लोक सीजन 2 की कहानी अब नई दिशा में जा रही है, जहां पे सस्पेंस, थ्रिल और रहस्यों का अंधेरा अब और भी गहरा होता जा रहा है। सीजन 1 से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स और पुराने किरदारों की वापसी के साथ क्या इस बार हाथीराम और उसके साथी उबर पाएंगे इस पाताल लोक के और भी खतरनाक रास्ते से? तो तैयार हो जाइए इस दमदार सस्पेंस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाताल लोक सीजन 2 की स्टोरी, जो सीजन 1 से कहीं से भी कनेक्ट नहीं है। बस कुछ डिटेल्स हैं जो सीजन 1 से जुड़ी हुई है, जैसे जमुना पार पुलिस थाने का इंस्पेक्टर हाथीराम, वो अभी भी यही है। इसका जूनियर अंसारी अब एसीपी बन चुका है। हाथीराम का एक सीनियर वर्क्स जो हमेशा हाथीराम से खुन्नस खाता था, वह अब चला गया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। हाथीराम को कई साल हो गए हैं बट अभी भी यही है और जो अटका हुआ है। सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 से काफ़ी सस्पेंस से भरी हुई है। सीजन 1 में जितनी सेंसिटिविटी और थ्रिल था उतना तो इस सीजन में नहीं दिखाया अभी तक, बट सीजन 2 में जो सस्पेंस है वो आपको एंड तक देखने को मिलेगा। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक वेटर होटल के चीफ गेस्ट थॉम के रूम में गया, पर इनके चीफ गेस्ट को किसी ने जान से मार दिया था, वो भी सर को अलग करके। उधर हाथीराम के पुलिस स्टेशन में एक फीमेल कांस्टेबल ने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसे कोई और डिसेंट गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। उसको लगता था कि पुलिस डिपार्टमेंट में ग्रो होने के लिए कई साल लग जाएंगे, इससे अच्छा है कि कोई अच्छी जॉब कर लें, क्योंकि उसको लगता था कहीं और जॉब करना ही बेटर होगा। हाथीराम ने उसकी हेल्प की थी रिज़ाइन कराने में। फिर पुलिस स्टेशन में गीता अपने बच्चों के साथ कंप्लेन लिखवाने आती है। गीता का हस्बैंड राजू 2 दिन से गायब है। वो 2 साल से इनसे अलग ही रहता है, बट वो डेली कॉल करता था। अभी 2 दिन से बात नहीं हुई है, इसलिए वो कंप्लेन लिखाने आती है। तभी टीवी पर थॉम्स मर्डर केस की न्यूज़ आती है। इसको अंसारी इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है। थॉम नागालैंड बिजनेस समिट के लिए इंडिया आया हुआ होता है। यह 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला था इंडिया और नागालैंड के बीच। तभी मीडिया क्वेश्चन करती है कि थॉम को उन लोगों ने तो नहीं मार दिया जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, और थॉम का सर धड़ से अलग मिला है, तो ये न्यूज़ सच है क्या? पुलिस की साइड से अभी कोई डिटेल शेयर की जाती है? यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मीडिया को कुछ बोलेंगे। जो स्पेशल एडवाइजरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कपिल का फ्रेंड था, कपिल की एडवाइस पर ही थॉम इंडिया समिट के लिए रेडी हुआ था। कपिल ने उसकी सेफ्टी का प्रॉमिस किया हुआ था, जो अब मर चुका था। तो कपिल इस केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए बोलता है। उधर हाथीराम गीता के साथ उसके हस्बैंड राजू को ढूंढने के लिए उसके रूम तक चला जाता है। यहाँ पूछताछ करने पर पता चलता है कि राजू का किसी और लड़की के साथ अफेयर था। रात को राजू छिपकर बातें करता था। फिर राजू के सामान में ओल्ड टिकट मिली दिल्ली टू दीमापुर, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि राजू किसी काम से अगेन वहाँ गया होगा। बट गीता को अभी भी ट्रस्ट कि राजू जो इससे डेली बातें किया करता था, वह अब ऐसे बात करना बंद नहीं करेगा। वह अपने बेटे के साथ राजू के अलावा कहाँ जाएगी? तो अभी हाथीराम राजू के बारे में और पता करने के लिए उसके बॉस जोगी के पास चला जाता है, जिसका फ्रूट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस था। इसके गोडाउन में नागालैंड से फ्रूट आते हैं, तो राजू जैसे बंदों को ही उसे लोड करके और लाने के लिए भेजा जाता था। पर राजू 2 वीक्स पहले से ही जॉब छोड़कर चला गया था। अभी इनको पता नहीं है कि राजू कहाँ गया है। हाथीराम को इसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट उसके पास कोई क्लू भी नहीं था। तो वह 2 वीक्स पहले की दिल्ली प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए थोगस को बोलता है। फिर पता चलता है कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है जो राजू से मैच कर रही है। तो हाथीराम गीता को साथ लेकर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जाता है। तभी गीता बताती है कि राजू की बॉडी के ऊपर ऑपरेशन का एक ओल्ड मार्क है जो इस बॉडी के ऊपर नहीं है। उधर थॉम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके अकॉर्डिंग थॉम को पहले चेस्ट में चाकू मारा गया था। थॉम की डेथ तो तभी 2 या 3 मिनट में हो गई होगी। उसके बाद बॉडी से सर को अलग किया गया, वो भी इतने अच्छे तरीके से जिसको कोई एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। डॉक्टर शर्मा ने बताने का ट्राई किया कि ऐसे हेड अलग करके मेडल्स नागालैंड में कोई मैसेज सेंड करने के लिए किया जाता है। ऐसा उसने किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा है, बट उसको चुप करा दिया जाता है क्योंकि डॉक्टर का काम बस बॉडी से रिलेटेड फैक्ट देना है। उधर हाथीराम नाइट में अपने घर चला जाता है। उसका साला जीतू जो सीजन 1 में फ्रॉड वाले काम किया करता था, आज पता नहीं किस काम में लग गया है जो इसकी निकल पड़ी। जीतू ने गाड़ी ले ली है और अब अच्छी जॉब पर है। यह हाथीराम के लिए भी एक अच्छी फाइनेंस वाली जॉब ऑफर लेकर आया था,
मंथ की 5 लाख सैलरी होगी, बट हाथीराम ने इस जॉब को सुनने से ही मना कर दिया क्योंकि इसको पता है कि जीतू कितना बड़ा फ्रॉड है। फिर हाथीराम की वाइफ रेनू उसे मनाती है ताकि एक बार जॉब को देख ले, अगर अच्छी नहीं लगे तो नो बोल दे। वैसे भी इंस्पेक्टर वाली जॉब में इनकी लाइफ के आगे के खर्चे नहीं चल पाएंगे। उनके बेटे सिद्धार्थ की स्टडी का भी उनको सोचना होता है। फिर हाथीराम जीतू के साथ नेक्स्ट डे ही जॉब का पता करने के लिए चला जाता है। वहाँ पता चलता है कि बंदे को अपनी ब्लैक मनी को गार्ड करने के लिए कोई चाहिए होता है जो पुलिस बैकग्राउंड से हो। हाथीराम उसके लिए सही था। तभी हाथीराम जीतू को बोलता है कि तू अच्छी जॉब ला नहीं सकता। वह गुस्से में बाहर आ जाता है। इस बीच हाथीराम को बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे। वापस कॉल किया तो पता चला कि उस लेडी का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वह हॉस्पिटल में है। और इधर अंसारी अभी होटल में पूछताछ करने आ गया है। फॉरेंसिक टीम को होटल में कुछ नहीं मिला। फिर स्टाफ से पूछा तो पता चला कि थॉम्स उस नाइट अकेला था, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं था। थॉम्स रूम में जाने से पहले किसी से कॉल पर बात कर रहा था और फाइट कर रहा था। फिर सीसीटीवी फुटेज में चेक किया तो थॉम्स के रूम के बाहर वाला कॉरिडोर का कैमरा ही बंद था और इसके लिए थॉम्स ने ही बोला था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो रूम में कौन कौन गया वहां से कुछ पता नहीं चला। थॉम की डेथ वाली टाइम एक लड़की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी जो कि बहुत डरी हुई थी। अंसारी ने उसके बारे में पता करने के लिए अपने सारे इन्फॉर्मेंट्स को लगा दिया और सभी पुलिस स्टेशन में उसकी फ़ोटो भी भेज दी थी और अभी तक वो ही प्राइम सस्पेक्ट थी। और उधर हाथीराम हॉस्पिटल में उस लेडी को देखने के लिए जाता है। पता चलता है कि वो गीता ही थी जिसका बस से एक्सीडेंट हो गया था और उसका ऑपरेशन चल रहा था। बाहर उसका छोटा बच्चा डरा हुआ बैठा था। यहीं पर दो आदमी हाथीराम पर नज़र रख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि गीता कुछ बताना चाहती थी और उसका एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ हो। फिर नागालैंड और इंडिया के मिनिस्टर के बीच की मीटिंग हुई। वे लोग थॉम के मर्डर के बारे में बहुत गुस्सा है और उन्हें लगता है कि इंडियन सिक्योरिटी और उनके इन्वेस्टिगेशन पर उनको कोई ट्रस्ट नहीं है। उनके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट उस मर्डर को कवर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की बस फॉर्मेलिटी कर रही है, जबकि अंसारी को लगता है कि थॉम को मारने के लिए कोई नागालैंड वाला भी हो सकता है। तो अंसारी को मीटिंग के सभी लोगों की डिटेल चाहिए कि उस मर्डर वाली नाइट ये सब कहाँ थे, बट नागालैंड का कोई भी मिनिस्टर उनको कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं था। फिर थॉम के एक फैमिली मेंबर केन ने सभी को कोऑपरेट करने के लिए मनाया। कपिल और केन भी क्लोज थे। यह खाली थॉम्स का फ्रेंड्स ही नहीं था, अब तक थॉम का बॉडीगार्ड डेनियल भी आ चुका था। यह बंदा अभी तक चर्च में कन्फेस कर रहा था क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई और थॉम का मर्डर हो गया। डेनियल पुलिस को नहीं बता रहा था कि वह उस नाइट ड्यूटी पर क्यों नहीं था। तभी एक लेडी आकर सच बताती है कि डेनियल उसके साथ था। डेनियल उसी लड़की को बचाने के लिए सच नहीं बता रहा था। वह लड़की केन की मैड है। अभी अंसारी को एक इन्फॉर्मर से उस सस्पेक्ट लड़की के बारे में पता चलता है जो सीढ़ियों से नीचे उतरती थी। उसका नाम रोज़ है। उसके बारे में पता चल चुका है कि वह ध्रुव होटल में काम करती है। ध्रुव होटल के स्टाफ से रोज़ के घर का पता चल गया। रोज़ एक ड्रग एडिक्ट थी। उसके फ्लाइट की ओनर भी उससे बहुत परेशान रहती थी। उस आंटी ने रोज़ के बीएफ के बारे में भी बताया था कि वह रोज़ रेड गाड़ी में आता था। अंसारी ने रेड गाड़ी उसी बार बाहर में देखी थी जो गाड़ी ध्रुव की थी। अभी तक ध्रुव भाग चुका है। अंसारी अपनी पुलिस फोर्स को और ध्रुव को ढूंढने के लिए लगा देता है। उधर हाथीराम को पता चलता है कि गीता की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर उससे बचा नहीं पाए हैं। फिर वह बच्चा उन दो आदमियों को देखकर डरने लगता है। तब हाथीराम की नज़र उन लोगों पर पड़ी। वह हाथीराम से डरकर भागने लगते हैं। हाथीराम उनको पकड़ने का ट्राई करता है बट वो फेल हो जाता है। दूसरी तक अभी तक टोकस ने रेलवे स्टेशन की फुटेज से राजू को ढूंढ लिया था। इसमें राजू के पीछे रोज भी थी जिसको हेड डिपार्टमेंट के पुलिस भी ढूंढ रहे हैं। हाथीराम इस इन्फो को हेड डिपार्टमेंट में अंसारी को देता है इस होप में कि हाथीराम को भी इस थॉम केस में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। अंसारी ने अपने साइड से डीएसपी को मनाने की पूरी कोशिश की। हाथीराम को ग्राउंड लेवल के इन्वेस्टिगेशन की नॉलेज है। अंसारी की ट्रेनिंग उसी के अंदर हुई है बट डीएसपी एक इंस्पेक्टर को इतने बिग हाई प्रोफाइल केस में इन्वॉल्व करने से मना कर देता है। हाथीराम का ये चांस भी चला गया। हाथीराम सैड होकर वापस चला गया। अब तक रोज का फ़ोन ऑन हो गया। फ़ोन किसी बच्चे ने रेलवे स्टेशन पर उठाया था तो अंसारी उसकी डिटेल्स निकलवाने के लिए बोलता है।
अब तक जोगी अपनी दुकान बंद करके भाग गया है। इस पर हाथीराम को पहले से ही शक था, अब और ज़्यादा बढ़ गया है। रात को हाथीराम जोगी की दुकान में घुस जाता है ताकि उस पर कुछ सस्पिशियस उसको मिल जाए, लेकिन उसको वहाँ टूर एंड ट्रेवल्स के कुछ बिल्स मिलते हैं जिसमें लाखों की टिकट बुक की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हाथीराम सीधा उस ट्रेवल के एजेंसी के पास भागता है। उस ट्रेवल एजेंट का नाम पप्पी है, जो पप्पी बताता है कि जोगी डेली अपने 7 से 8 आदमियों को नागालैंड भेजता है। उसके काम में कभी कुछ गलत नहीं लगा, सारे पेपर्स सही थे। अभी यहाँ से हाथीराम को पता चला कि आज भी जोगी का माल दीमापुर से दिल्ली आने वाला है, तो हाथीराम जल्द ही उन लोगों को चेक करने के लिए रेलवे स्टेशन पे गया। थोड़ा ढूंढने के बाद हाथीराम को जोगी के आदमी बैग के साथ मिल जाते हैं। इनमें से 2 आदमी वही थे जो गीता के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में हाथीराम पे नज़र रख रहे थे। तो हाथीराम जल्दी उन लोगों को पकड़ने के लिए पीछे भागता है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। यह लोग जोगी के गोडाउन पर आते हैं। यह बंदा फूड्स की आड़ में ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। जोगी को लगा कि आज भी उसके आदमियों ने हाथीराम को चकमा दिया होगा। वह फिर भी जल्दी से यहाँ से सारा सामान लोड कराने लगता है ताकि सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। हाथीराम उन लोगों का पीछा करते हुए गोडाउन तक आ जाता है। वह छिप के अंदर से देख रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है, और वो सब देख लेता है। फिर वो अंसारी को कॉल करके जल्दी पुलिस फोर्स को यहाँ लाने की बात करता है, क्योंकि जोगी यहाँ से माल के साथ भागने वाला है। हाथीराम यहीं छिपकर सब कुछ देखता रहता है। इसके बाद जोगी भागता है और अंसारी व्रिक के साथ आकर यहाँ पर रेड कर देता है। व्रिक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी ही थी। व्रिक और हाथीराम के बीच सीजन 1 से ही प्रॉब्लम है। अभी ड्रग पकड़ने का पूरा क्रेडिट व्रिक और अंसारी को मिल जाता है। हाथीराम साइड में बैठा सब कुछ देख रहा था। अंसारी को हाथीराम की सिचुएशन के लिए बुरा लगता है। आज अंसारी वापस डीएसपी से हाथीराम के बारे में बात करने के लिए जाता है। आज हाथीराम की इस इन्फो के बाद थॉम केस में उसको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। हाथीराम अंसारी के साथ इस केस को सॉल्व करेगा, बट इससे व्रिक को जेलस हो जाता है। वह हाथीराम को ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहता। अब तक व्रिक ने जोगी से इंट्रोगेशन कर ली थी और व्रिक को पता चल गया था कि जोगी को नागालैंड से मैक्स रिजू सप्लाई करता है और जोगी यहाँ दिल्ली में ध्रुव के लिए काम करता है। वही बार का ओनर था और रोज का बीएफ। फिर वो ध्रुव को पकड़ने के लिए चला जाता है। फिर हाथीराम अपने राजू वाले मिसिंग केस के बारे में पूछने के लिए जोगी को इंटरोगेट करता है। जोगी ने बताया कि इसने 2 वीक्स पहले राजू को काम से निकाल दिया था, क्योंकि राजू के सिक्योरिटी वालों ने उसको 50,000 के साथ पकड़ लिया था। राजू ने बताया था कि वो हमेशा रोज नागालैंड से 50,000 रुपये लेके आता था, इसलिए ध्रुव ने राजू को बहुत मारा और काम से निकाल दिया। फिर गीता के मर्डर के बारे में पूछा कि उसको क्यों मरवाया, तो जोगी बोलता है कि उसको बस चुप रहने के लिए बोला था ताकि पुलिस उसके पास ना जाए। गीता गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से मरी थी, इन्होंने उसे नहीं मरवाया है। अभी हाथीराम ध्रुव को व्रिक से पहले पकड़ना चाहता है, वरना व्रिक इन लोगों का ध्रुव से इंट्रोगेशन नहीं करने देगा। तभी ध्रुव अंसारी से खुद मिलने आ गया और अपनी एंटीसिपेटरी बेल रेडी करा ली। ध्रुव बोलता है कि उसका रोज के साथ कोई अफेयर नहीं है, वो बस इस बार में काम करने वाली एक लड़की थी जो राजू के साथ चोरी करके भाग गई थी। इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं पता। उसकी तो जल्दी शादी होने वाली थी। उसे इस झूठे ड्रग केस में फंसाया जा रहा है और वह जोगी के लिए काम नहीं करता है। अभी हाथीराम और अंसारी ध्रुव को नहीं पकड़ सकते क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, तो उसे जाने दिया। फिर न्यूज़ आती है कि नागालैंड के 3 टेररिस्ट लोगों ने कन्फेस किया है कि इन्होंने ही थॉम को मरवाया है। वो इस बिजनेस समिट के अगेंस्ट थे और वो नहीं चाहते थे कि आउटसाइडर लोग नागालैंड को एक्सप्लॉइट करें। इस कन्फेशन पे केन को तो ट्रस्ट हो जाता है और वो इस केस को दबाने की बात करता है, बट फिर अंसारी बोलता है कि रूब्रेन जो केन का बेटा है वो भी इस बिजनेस समिट के अगेंस्ट है। हो सकता है कि उन 3 मास्क वाले टेररिस्ट में एक रोज भी हो जो यहाँ से भाग चुकी है, तो पॉसिबिलिटी है कि वह नागालैंड में छुपी हुई है। कपिल रूब्रेन की साइड लेता और कहता है कि रूब्रेन और थॉम के बीच कुछ फैमिली इशू होंगे, बट रूब्रेन अपने फादर को नहीं मरवा सकता। उधर हाथीराम पुलिस स्टेशन आया तो बच्चा उसी के कैबिन में बैठा हुआ था। उसकी फैमिली में इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, ना ही हाथीराम का कोई अनाथ आश्रम में लेने के लिए रेडी हुआ था, तो उसे उस बच्चे को अपने घर ले जाना पड़ता है। रेनू ऑलरेडी हाथीराम से गुस्सा रहने लगी थी क्योंकि यह एक क्रिमिनल का बच्चा है और वो उसको नहीं रखना चाहती। हाथीराम रेनू को मुश्किल से मना लेता है और तभी इनको पता चलता है कि रोज को नागालैंड रेलवे स्टेशन पर देखा गया है
वह पीसीओ से किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही है। अब अंसारी और हाथीराम को नागालैंड जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिल गया। नेक्स्ट एपिसोड में मैक्स रज्जू को दिखाया जाता है। यही है जो जोगी को ड्रग सप्लाई करता था और पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब वह अपनी वाइफ और बच्चों के साथ चिपना के पास आया हुआ है और उसको एक ब्लैक टाई चाहिए ताकि वह थॉम के फ्यूनरल में जा सके। बट मैक्स की वाइफ उसको बाहर जाने से रोकती है क्योंकि वे लोग मैक्स से ऑलरेडी गुस्सा हैं। मैक्स तब भी वहां जाना चाहता है। फिर अंसारी और हाथीराम नागालैंड आ गए हैं और इनको एक टैक्सी वाला साथ चलने के लिए परेशान कर रहा था। उसको पता नहीं था कि ये पुलिस वाले हैं। तभी एसीपी मेघना इन दोनों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आती है। ये उन्हें होटल चलकर रेस्ट करने के लिए बोलती है, बट इन्हें तो डायरेक्ट थॉम के फ्यूनरल में जाना था। मेघना इन्हें वार्न करती है कि यहाँ की पब्लिक इंडियन से अभी भी गुस्सा है, तो इनके ऐसे थॉम में फ्यूनरल में जाना सेफ नहीं होगा। बट इन्हें तो वहीं जाना है क्योंकि ये नागालैंड घूमने के लिए नहीं आए हैं। इस बहस के बाद मेघना कोई इन्फो शेयर नहीं करती है। अंसारी ने पूछने का ट्राई किया कि रेबिन ने उन 3 वीडियो वाले लोगों पर इनाम रखा है, जबकि रेबिन खुद भी नागालैंड का बिजनेसमैन समिट के अगेंस्ट था। इस पर मेघना का क्या ओपिनियन है, बट वो कुछ नहीं बोलती है। हाथीराम ने राजू के बारे में पूछने का ट्राई किया, तब पता चला कि ये लोग भी राजू को 4 वीक से ढूंढ रहे हैं। अभी मेघना हाथीराम और अंसारी को अंदर जाने से पहले गन यहीं छोड़ने की बात बोलती है, वरना लोग बढ़ सकते हैं। बार यही हुआ कि लोग दिल्ली पुलिस की तलाशी ले रहे हैं, कहीं ये गन लेकर तो नहीं आए हैं। फिर यहाँ आई कार्ड भी चेक करने लगते हैं। इसी बीच रूबन भी यहाँ पे आ जाता है और लोग इसको अंदर नहीं आने देते हैं। ऐसे में रूबन उनको मारने की धमकी देता है। मेघना रूबन को समझाती है लेकिन वो नहीं समझता है। इतने में केन वहाँ आ जाता है और रूबन को शांत कर देता है और उसको अपनी माँ के पास जाने के लिए बोलता है आपकी माँ को आपकी ज़्यादा नीड है। इसी बीच हाथीराम का आई कार्ड उन लोगों के पास छूट जाता है। यही इनको कपिल मिल जाता है। अंसारी ने अगेन कपिल से रूबन और थॉम के बीच की फाइट का रीजन जानने का ट्राई किया, बट इनको कुछ पता नहीं चलता है। अभी रूबन अपनी माँ से बात करता है और कई साल बाद आज वो घर वापस आया था। बहुत पहले वो थॉम से फाइट करके फैमिली से दूर चला गया था। अभी आंटीज थॉम की पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोलती है। इनके लोगों को रेबन की ज़रूरत है। रूबन अपने फादर को पैसे से उन लोगों की हेल्प कर सकता है। रेबन को थॉम के पैसा नहीं चाहिए। तब आंटी ने हाथीराम और अंसारी के बारे में बताया और उन्होंने इसके फैमिली इशू से दूर रहने के लिए बोला। थॉम को उसकी बेटी रेचल की कब्र के पास दफनाया गया। पास में एक आदमी रो रहा था, वो उनका फैमिली मेंबर नहीं था। अब नाइट में हाथीराम रेनू से बात करने के लिए कॉल करता है। रेनू बच्चे से बहुत परेशान हो गई है क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है। तभी हाथीराम उससे बताता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट उसके आगे ही हुआ है। अभी वो बहुत डरा हुआ है, उसे थोड़ा टाइम दो। तब रेनू उस बच्चे से बात करके क्लोज होने का ट्राई करती है। फिर नेक्स्ट डे हाथीराम और अंसारी रोज के घर उसके पेरेंट्स से क्वेश्चन करने जाते हैं। रोज इस केस की प्राइम सस्पेक्ट है और अब तक यहाँ के लोग रोज के घर पे कई बार अटैक कर चुके हैं। पुलिस भी रोज के पेरेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए यहाँ से किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाते हैं। रोज के फादर वही हैं जो थॉम की कब्र के पास रो रहे थे। इन्होंने 14 साल थॉम के यहाँ काम किया था, बट अभी वो पागल हो गए हैं। तो रोज की माँ से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो रोज की माँ बताती है कि रोज यहाँ से 8 साल पहले भाग गई थी, तभी से इन रोज से कोई बात नहीं हुई है। उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर इनसे राजू और थॉम के बारे में पूछा जाता है। इन्हें राजू के बारे में तो नहीं जानते, बट ये थॉम के बारे में बोलते हैं कि यह एक राक्षस है। पता नहीं थॉम ने क्या किया था। इन्हें रोज की एक फ़ोटो मिलती है कपिल के वाइफ ग्रेस के होटल की। रोज 2 साल पहले उस होटल में काम किया करती थी। रोज ने 2 साल उनके होटल में काम किया था। अभी ये मेघना के पुलिस वालों को चकमा देकर खुद आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं। वैसे भी मेघना इनकी कोई हेल्प तो कर नहीं रही। अभी अंसारी ग्रेस के होटल में गया। ग्रेस के 7 होटल्स हैं और हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको याद नहीं कि रोज़ कौन है। फिर मैनेजर का पता किया तो पता चला रोज़ एक ड्रग एडिक्ट थी और वो चोरी करते पकड़ी गई थी, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया था। अंसारी को अभी भी ग्रेस की बातों पर ट्रस्ट नहीं था। रोज़ की फ़ोटो सभी न्यूज़ चैनल्स पर है, तो ग्रेस को इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं पता। उधर हाथीराम रेलवे स्टेशन पर पूछते एक स्लम एरिया में चला जाता है जहां लोग इलीगली रह रहे होते हैं। इनको राजू नहीं मिलता है। उल्टा पुलिस वाले तभी रेड डाल देते हैं और हाथीराम को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब हाथीराम के पास ना तो उसकी गन थी, ना ही कोई आई कार्ड था, तो वह प्रूव नहीं कर पाया।
फिर यहाँ वो टैक्सी वाला आता है जो एयरपोर्ट पे मिला था, वो इन लोगों को यहीं से पैसे खिलाकर बच निकलने की एडवाइस करता है, वरना एक बार रिपोर्ट हो गई तो पूरी लाइफ जेल में निकल सकती है। फिर उसने हाथीराम को पहचान लिया और पैसे लेकर यहाँ से निकलवा दिया। हाथीराम को एसपी मेघना एयरपोर्ट पर लेने आई थी, तभी इसने हाथीराम के बारे में सब पता कर लिया था। यह बंदा भी नागालैंड में ड्रग्स केस में फंसा हुआ है और कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो हाथीराम ने इससे राजू के बारे में पूछा, क्योंकि राजू भी मैक्स के पास से ही ड्रग्स दिल्ली ले जाता था। ये बोलता है कि नागालैंड में सभी मैक्स से ही माल उठाते हैं। मैक्स रियल में थोम के लिए काम करता था। म्यांमार से नागालैंड तक जितना भी माल जाता वो सारा थोम का ही है। यहाँ के पहाड़ी रास्तों में रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो शायद राजू उसी में मारा गया हो। 1 मंथ पहले थोम का करोड़ों का माल रेड में पकड़ा गया था, तो उसको शक था कि मैक्स ने ये काम करवाया है और इसमें कुछ इंडियंस भी पकड़े गए थे। उधर पुलिस वाले पीसीओ से डिटेल निकाल लेते हैं कि रोज ने रेलवे स्टेशन से किसको कॉल किया था। इस वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो पे अच्छे से लाइक करें, कमेंट करें, तो मैं आपको आगे के अगले वीडियो भी इस पर एक्सप्लेन करता हूँ। आपके रेस्पॉन्स से ही हमें पता चलेगा कि आप इस वेब सीरीज़ को आगे देखना चाहते हैं या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी यहाँ पे रख सकते हैं। कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाले कंटेंट ही ला सकें।